Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of June 2021. This is part 1 of the video जो हमारी और provisions बच गई होंगी, judgment बच गई होंगी. We will discuss those judgments हम second part में discuss कर लेंगे. अच्छा, अगर आपको हमारे ये session sequence wise देखने होंगे तो we have already created a playlist. आप हमारे playlist folder में जा सकते हैं और checkout कर सकते हैं. राइट चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. दैट इज अमर सिंह वर्सेस श्रीमती विमला. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है और अगर कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस GS आलूवालिया की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है. देखिए, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज रिसेंटली ऑब्जर्व दैट कंपेलिंग अ मैरिड वुमन टू लिव इन हर parental home after marriage amounts to cruelty, and that for this reason it cannot be said that she was living separately without any reasonable reasons. देखिए, इस केस में फैक्चुअल बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारी मैरिड वुमेन है उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी टू हस्बैंड कि वो क्या कर रहे हैं, वो और उनके इन लॉज उनको हेरास कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने मारपीट की एंड उनको इवन अपने घर से बाहर निकाल दिया. और जब घर से बाहर निकाला तो वो अपने पेरेंटल हाउस में चली गई और जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो अपने पेरेंटल हाउस में थी, जो उनके इन लॉज थे और जो उनके हस्बैंड थे वो उन्हें लेने भी नहीं आए. दीज ऑल वर द एलिगेशंस जो मैरिड वुमेन ने लगाए थे. लेकिन वहीं अगर हस्बैंड की बात करें तो वो कह रहे थे कि विदाउट एनी रीजनेबल रीजंस जो वाइफ है वो जा चुकी है अपने पेरेंटल हाउस में और मैं उनको लेने भी गया था, लेकिन जब मैं उनको लेने गया तो मेरी बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की गई वहां पे. दीज वर द एलिगेशंस जो हस्बैंड ने लगाई. तो यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने यहां पर सीधा सीधा ये कहा कि जब भी अगर उनको कंपेल किया जा रहा है, मैरिड वुमेन को कंपेल किया जा रहा है कि वो अपने पेरेंटल हाउस में रहे जाके, बिकॉज ऐसे सिनेरियोज में उनको मारा जा रहा है, उनको हैरास किया जा रहा है, तो वो और क्या करेंगी इन सारे सिनेरियोज में. और इवन उनको घर से बाहर निकाल दिया एंड इवन वो अपने को मेंटेन भी नहीं कर सकती, इतना वो कमा नहीं रही कि वो अपने को मेंटेन कर पाए. तो एक मैरिड वुमन कहाँ जाएगी, वो अपने पेरेंटल हाउस में ही जाएगी. तो अगर वो वहां पर जाती हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का एलिगेशंस ये जो लगाई है कि वो विदाउट एनी रीजनेबल रीजन अपने घर पे जा चुकी हैं, ये बिल्कुल ही गलत है. और ये जो अमाउंट करता है क्रुएलिटी में, कि अगर आप कंपेल कर रहे हो मैरिड वुमेन को टू लिव इन हर पेरेंटल होम आफ्टर मैरिज अमाउंट्स टू क्रुएलिटी. और ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर वो अपने पेरेंटल हाउस में है तो वो ऐसे ही विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स वो अपने पेरेंटल हाउस. राइट, दिस वॉज द जजमेंट. दैट इज अमर सिंह वर्सेज श्रीमती विमला. नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. दैट इज प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स. देखो, ये जजमेंट जो है वो एक स्यू मोटो एक्शन लिया गया है. देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है स्यू मोटो केस. द जजमेंट वो पास्ड इन अ स्यू मोटो केस. अब पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज स्यू मोटो. ये स्यू मोटो क्या होता है. स्यू मोटो का मतलब होता है इन इट्स ओन मोशन. मतलब अगर कभी कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई कंट्री में ऐसा कुछ मैटर चल रहा है जिसमें लीगल इंटरफेरेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लीगल एक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा, कोई रिट फाइल नहीं कर रहा उस मैटर के रिगार्डिंग, तो कोर्ट खुद से ऐसे मैटर्स पे एक्शन ले लेती है. और ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है, स्यू मोटो एक्शन कहा जाता है, जिसमें कोर्ट खुद से ही एक्शन ले रही होती है. राइट, तो ये जो जजमेंट आई थी वो स्यू मोटो एक्शन के रिगार्डिंग आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था. देखिए, कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण और ऑनरेबल जस्टिस MR शाह की जजमेंट है. देखिए, ऑब्जर्वेशन देखते हैं किस बारे में बात करती है. The fundamental right to life enriched in Article 21 of the Constitution may be interpreted to include right to live with human dignity, which may include the right to food and other basic necessities, the Supreme Court observed. Supreme Court ने ये कहा कि जब आपको फंडामेंटल राइट हमने आर्टिकल 21 में दिया हुआ है तो उसमें क्या आ जाता है, आपका राइट टू लिव आता है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी आता है, और उसके अंदर हमारा राइट टू फूड भी आना चाहिए. राइट टू फूड के साथ राइट टू फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी उसमें इंक्लूड होना चाहिए. ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही. देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या मैटर हैंडल कर रही थी. देखिए, कोविड के टाइम पे जब माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको खाने की बहुत ही ज्यादा किल्लत आ रही थी, उनके पास राशन ही नहीं था. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा गाइडलाइंस मेंशन की और ये मेंशन किया कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा
ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस थी वो हम देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस थी। इट इज डायरेक्टेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप द पोर्टल इन कंसल्टेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो लेबरर हैं कई बार वो अनरजिस्टर्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो इनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक पोर्टल बिठाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्टल डेवलप करे जिसमें इन सबको रजिस्टर किया जाए, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स है और माइग्रेंट वर्कर्स है उनको रजिस्टर किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी एडिशनल क्वांटिटी ऑफ राशन जब भी स्टेट गवर्नमेंट अगर उनसे मांगती है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप प्रॉपर स्कीम्स बनाइए जिसमें आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि कितना माइग्रेंट वर्कर्स को कितना इनको राशन चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उस तरह से आप पूरी की पूरी स्कीम बनाइए। एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकती हैं अगर आपको एडिशनल राशन की भी जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और यहां पर यह कहा गया कि जिन भी स्टेट्स ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उनको वो इंप्लीमेंट करना है बाय नॉट लेटर देन 31/7/2021। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा। और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा, स्टेट गवर्नमेंट यूटीज को ये भी कहा गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, देखिए जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स जो है हैंडल करते हैं एक तरीके से। मतलब अगर ये लेबरर्स हैं, अगर ये 5 से 7 मान लीजिए एक पैक है लेबरर्स का, तो कॉन्ट्रैक्टर ही ऐसे होते हैं जो उनको काम देते हैं। मतलब ये बिल्डिंग अगर बनाई जा रही है तो वो उनको वहां पर ले जाएंगे, काम देंगे उनको। इस तरह से काम चलता है, इस तरह से वर्क चलता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी कहा गया कि उनको प्रॉपर लाइसेंस भी प्रोवाइड कीजिए और उनको भी प्रॉपर स्टैट्यूटरी ड्यूटी उन पर लगाइए कि आप जितने भी आपके जो वर्कर्स के साथ आप डील करते हो उनको उस पोर्टल पे रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कही गई कि जब तक कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो स्टेट और यूटीज को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी किचन्स को आप रन कीजिए। अलग अलग जगह पे आप किचन्स बनाइए और वहां पे आप दिन में 2 बार तो इन वर्कर्स को खाना प्रोवाइड कीजिए। दीज वर द गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और उन्होंने ये स्यू मोटो एक्शन लिया था। ठीक है। तो देखिए काम तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा करती है और सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा जो लगी ही रहती है, वर्कर्स के लिए करती है काम और सभी इवन लोगों के लिए भी काम करती रहती है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए दीज गाइडलाइंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो जनता के हित के लिए ये जो जजमेंट थी वो आई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुरभि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात करें, ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल एंड ऑनरेबल जस्टिस सदना रानी की जजमेंट। देखिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। The court dismissed a protection plea of a woman in a live-in relationship who alleged that she left her matrimonial house in view of the anti-social activities of his husband and is now living a live-in relationship. The court asked, how can protection be given without filing an application? देखिए इस जजमेंट के फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देयर वॉज अ लेडी, उन्होंने एलिगेशन लगाई थी अपने हस्बैंड पे कि वो क्या करते हैं, उनका एंटी सोशल एक्टिविटीज है, उनका कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो उस वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा और उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और पर्सन के साथ रहने लग गई। अब जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं तो उनको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, किसके द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा। उनके हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं उनकी लाइफ के साथ, तो वो अब प्रोटेक्शन मांगने आए कोर्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट ने जब कोर्ट ने केस को ऑब्जर्व किया तो कोर्ट ने ये देखा कि कभी भी किसी भी सिनेरियो में जो वाइफ है, ना ही उन्होंने अभी तक डाइवोर्स फाइल किया है, कोई भी डाइवोर्स से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन नहीं है, ना ही कभी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी। तो ये सारी की सारी जब आपने कंप्लेंट फाइल नहीं की और आप विद इन मैरिज, अभी आप मैरिड हो और आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह गए और आप अब क्या मांग रहे हो, सीधे आप एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो जिसमें आप क्या मांग रहे हो, प्रोटेक्शन मांग रहे हो जब आप लिव इन रिलेशनशिप में हो। तो यहां पर कोर्ट आपको कैसे प्रोटेक्शन देगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स एंड यू आर लिविंग विद समवन एल्स। तो यहां पर प्रोटेक्शन आपको नहीं दी जाएगी। पहले आप डाइवोर्स फाइल कीजिए, आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आप एप्लीकेशंस फाइल कीजिए, उसके बाद में हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये कोर्ट का कंटेंशन था। जजमेंट क्या है, सुरभि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट।
राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनीष कुमार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अनदर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस जे मुन्नीर के जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। Noting that if a minor boy would be placed under the custody of his wife, it would be permitting an offense under the POCSO Act. The Allahabad High Court recently refused to give custody of a minor husband to his wife. अब यहाँ पर हम बात करेंगे माइनॉरिटी के बारे में, माइनॉरिटी मैरिज के बारे में, माइनॉरिटी हस्बैंड और वाइफ के बारे में। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी है, उनके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर। देखिए यहाँ पर अभी ऑब्जर्वेशन अगर बात की जाए तो क्या कहती है कि जब माइनर बॉय का केस है, माइनर बॉय की कस्टडी हम नहीं दे सकते उनकी वाइफ को, और ये तो हम ऑफेंस भी मानेंगे इसको अंडर द पॉक्सो एक्ट, बिकॉज माइनर बॉय के साथ आप शादी कर रहे हो, आप उनके साथ रह रहे हो इस तरह से, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंडर भी आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा और रिफ्यूज कर दिया कि कस्टडी वाइफ को नहीं मिलेगी यहाँ पर माइनर बॉय की। अगर बात की जाए एज फैक्टर की, तो यहाँ पे जो हस्बैंड है, माइनर हस्बैंड है, उनकी एज अभी 16 ईयर है और वाइफ की एज है 18 ईयर्स। तो यहाँ पर कंटेंशन क्या था, यहाँ पर जो माइनर हस्बैंड है उनकी मदर ने रिट फाइल की थी ऑफ हेबियस कॉर्पस। देखिए रिट्स के बहुत ज्यादा पार्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, उसमें से एक हमारी हेबियस कॉर्पस होती है। तो मदर ने हेबियस कॉर्पस रिट फाइल की और ये कंटेंशन किया, ये एलिगेशन लगाई कि जो लड़की है, जो वाइफ है और जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने जबरदस्ती माइनर बॉय को अपने घर पे रखा हुआ है, उनसे शादी कर ली है। तो दीज वर द कंटेंशंस ऑफ द मदर। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कस्टडी किसको दी, यहाँ पर देखिए अभी पहले हम गाइडलाइंस की बात करते हैं, उसके बाद केस की प्रॉपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्ट में रिकॉग्नाइज किए गए और उनका प्रॉपर आंसर दिया गया। अब ये क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इनको अच्छे से समझिएगा और इनके जो आंसर कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो भी अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर हम माइनॉरिटी के बाद में बात करें कि जो माइनर लड़का या लड़की जब घर से भाग जाते हैं या फिर वो शादी कर लेते हैं किसी और के साथ, तो उसमें लॉ किस तरह से काम करता है। फिर देखिए, वेदर अ माइनर हु डज नॉट वांट टू स्टे विद हिज पेरेंट्स इज एंटाइटल्ड टू स्टे विद अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस, particularly where he is on the verge of attaining majority and in the age group of expressing his intelligent choice। क्वेश्चन क्या बना, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे पूछा गया कि अगर माइनर बॉय और गर्ल है जो अपने माँ बाप के साथ, मदर फादर के साथ नहीं रहना चाहते और वो किसी और पर्सन के साथ रहना चाहते हैं अपनी चॉइस के, तो क्या वो रह सकते हैं? और उनकी एज ऐसी है कि वो मेजॉरिटी गेन बस करने ही वाले हैं, जैसे अगर 17 है या फिर 17.5 है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? कोर्ट ने यहां पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ गिवन केस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ हिज इंटेलिजेंस चॉइस बाय अ माइनर हु इज ऑन द वर्ज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, द कोर्ट में इन अ गिवन केस परमिट अ माइनर टू स्टे विद अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस इन प्रेफरेंस टू हिज पेरेंट्स और अदर नेचुरल गार्डियंस। देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई क्या देखा जाएगा, सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा हर केस के। देखिए हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा, और अगर माइनर जो है वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपनी चॉइस के पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, उनमें इतनी मैच्योरिटी है, तो वो रह सकते हैं। कोर्ट यहाँ पे उनको ग्रांट कर सकती है, परमिट अ माइनर टू स्टे विद अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस इन प्रेफरेंस टू हिज पेरेंट्स, और अगर प्रेफर भी करे, पेरेंट्स भी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो वहां पर रह सकते हैं दूसरे पर्सन के साथ। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया, वेदर अ माइनर हु डिसाइड्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स और नेचुरल गार्डियन विद अ स्ट्रेंजर of his her choice can be compelled by natural guardian to be restored to his custody particularly through a writ of habeas corpus। क्वेश्चन फर्स्ट में सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो माइनर है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाह रहे थे और वो अपनी चॉइस के पर्सन के साथ रहना चाह रहे थे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि जो माइनर है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाह रहे, और यहाँ पर पेरेंट्स क्या उनको कंपेल कर सकते हैं कि आप हमारे पास वापिस आइए, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कोर्ट ने क्या कहा कि वेयर अ माइनर डिसाइड्स टू स्टे अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स और नेचुरल गार्डियन विद अ स्ट्रेंजर ऑफ हिज चॉइस, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी रिसोर्टेड टू द कस्टडी ऑफ नेचुरल गार्डियन थ्रू अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन दैट द वेलफेयर ऑफ द माइनर इज बेटर सिक्योर्ड विद द स्ट्रेंजर इन कंपेरिजन टू द नेचुरल गार्डियन। ऑफ कोर्स द कोर्ट मस्ट गो अबाउट दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली। कोर्ट ने यहां पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर कोई माइनर है जो स्टे करना चाहते हैं किसी और के साथ,
पेरेंट्स उनको कंपेल नहीं कर सकते कि हमारे पास वापस आइए, लेकिन केस को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वेलफेयर क्या है माइनर का। मेजरली बस ये देखा, मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो देखा जाता है कि वेलफेयर क्या है माइनर का। अगर वेलफेयर उन स्ट्रेंजर के साथ रहना ज्यादा अच्छा है तो कोर्ट यहां पर उनको अलाउ कर सकती है कि ठीक है आप वहां पर चले जाइए, आपको कोई कंपेल नहीं करेगा कि आप पेरेंट्स के साथ वापस आइए, लेकिन ऑब्वियसली कि बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया जाएगा। और व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो देखे जाएंगे वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। देखिए, व्हाइल इट मे बी परमिसिबल फॉर द कोर्ट इन अ गिवन केस टू चूज एन अटर stranger over a natural guardian, that choice must be exercised with utmost sagacity, care and circumspection, and upon a careful evaluation of the bona fides of the circumstances of the stranger and the decisive and marked poorer perspective of the welfare for the minor in the hands of company of a natural guardian. It should be done in very rare case. सीधे यहाँ पे बात की गई कि ये देखा जाना चाहिए कि जो भी स्ट्रेंजर के साथ वो रहना चाह रहे हैं, जो भी नेक्स्ट पर्सन जो गार्डियन के साथ अगर वो नहीं रहना चाह रहे, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाह रहे और किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना चाह रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स देखे जाएंगे, बोनाफाइड्स देखा जाएगा स्ट्रेंजर का ये देखा जाएगा कि वो केयर कर सकते हैं क्या उनकी, कि वेलफेयर कर सकते हैं क्या उनकी, ये सब कुछ देखा जाएगा। और ये डिसीजन जो भी होगा कि अगर यहाँ पर स्ट्रेंजर को दे दी जाएगी कस्टडी, तो ये बहुत ही इन वेरी रेयर केसेस में ऐसा होगा, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा होगा। ठीक है, दिस वॉज द जजमेंट। यहाँ पर प्रॉपर बात की गई माइनॉरिटी के बारे में, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा ये रहते हैं कि किस तरह से लॉ काम करती है। तो यहाँ पे आपके सामने अब आंसर्स आ गए। व्हाट वॉज द जजमेंट? मनीष कुमार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अनदर्स। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। नेक्स्ट चलिए, दैट इज दयाराम एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट। यहां पर भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात की गई, इसलिए ये दोनों जजमेंट्स मैं साथ में लेकर आई हूं ताकि आपको प्रॉपर ये कंसेप्ट देखिए यहां पर क्लियर हो जाए। ये अब लिव इन कपल के बारे में बात हो रही है, हमने माइनॉरिटी के बारे में बात कर ली। आज आपके ये जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस मनोज बजाज की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखिए यहां पर क्या बात हुई। Dealing with the protection plea of a live-in couple who are yet to attain the marriageable age, the court recently remarked that majority of petitions by live-in couples contain formal symbolic averments ground with imaginary cause of action and are rarely founded upon actual or real existence of threat. यहां पर देखिए कोर्ट ने क्या बात की। कोर्ट ने यहां पर बात की कि देखिए, क्योंकि अब जो इंडिया है वो लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज बिल्कुल कर रही है। देखिए इवन राइट्स भी मिले जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में, लेकिन यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि जब आती है प्रोटेक्शन की बात, जब भी पार्टीज प्रोटेक्शन मांगती है तो ज्यादातर सिनेरियोज में ये देखा गया है कि ये इमेजिनरी कॉज ऑफ एक्शन होता है। रेयरली ही ऐसा होता है कि एक्चुअल कंडीशन में भी उनको थ्रेट हो या नहीं हो। तो ऐसी एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा आने लग गई हैं और इससे कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने सीधी ये बात की। और यहाँ पर अगर केस की बात की जाए तो देखिए केस सुनकर ही आपको लग जाएगा पता कि कोर्ट ने यहाँ पे क्यों उनकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस की होगी। यहाँ पे गर्ल वॉज एज ऑफ ईयर, उनकी एज क्या थी 14 ईयर्स, गर्ल की एज यहाँ पे 14 ईयर्स थी और जो बॉय हैं उनकी एज थी 20 ईयर्स। देखिए कितना ज्यादा गैप है। तो यहाँ पर जो लड़की के पेरेंट्स थे वो इस रिलेशनशिप को मान नहीं रहे थे और इन दोनों का भी कंटेंशन ये था कि ये एक साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इनके रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को पता चला, वो नहीं माने और उसके बाद में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी एंड दे हैव शिफ्टेड टू लिव इन कपल। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि थोड़ा चीजों को हमको केयरफुली एनालाइज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो कोर्ट ने इवन कस्टडी सीधे क्या की, सीधे पेरेंट्स को दे दी। यहाँ पर बोला कि जो गर्ल है वो पेरेंट्स के पास ही जाएंगी, यहाँ पे ये साथ में नहीं रह सकते। तो दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज दयाराम एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। नेक्स्ट आ जाइए बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए ऑनरेबल जस्टिस आर डी धनुका एंड ऑनरेबल जस्टिस वी जी बिस्ट।
ये वाली जो जजमेंट थी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट भी हुई थी, ये इशू बहुत हाईलाइट हुआ था उस समय। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है। रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट्स डिप्राइव्स जेन्युइन पर्सन्स ऑफ बेनिफिट, ऑब्जर्विंग दैट अमरावती एमपी नवनीत कौर राणा हैज कमिटेड सिस्टमेटिक फ्रॉड, द कोर्ट कैंसल्ड हर कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट सिक्योरिटी कमेटीज ऑर्डर वैलिडेटिंग हर false claim of belonging to the Mochi scheduled caste. The bench directed Rana to pay rupees 2 lakh as cost. यहाँ पर जजमेंट में क्या बात की गई, यहाँ पर जो हमारे अमरावती एमपी जो रहे हैं नवनीत कौर राणा, उन्होंने रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया था और ये कंटेंट किया था कि वो मोची शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर जब सारी एविडेंस आए, प्रॉपर कार्रवाई हुई, तो ये पता लगा कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट था उनका, वो बिल्कुल गलत कास्ट सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पर लोग रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट पब्लिश करते हैं, लेकर आते हैं, तो जो जेन्युइन पीपल भी होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं और जेन्युइन उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है और वो भी अपने जो बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं वो डिप्राइव कर जाते हैं अपने बेनिफिट्स को भी। तो यहां पर कोर्ट ने यही कहा कि रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट्स डिप्राइव जेन्युइन पर्सन ऑफ बेनिफिट्स, कि जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, वो भी डिप्राइव कर जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे रॉन्ग फॉल्स क्लेम बनते रहे तो जो सही में जो शेड्यूल्स एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिनको रिजर्वेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, तो उन पर भी एक डाउट आ जाएगा, उनके सर्टिफिकेट्स पर भी एक डाउट आ सकता है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट, बहुत ही ज्यादा ये इशू क्रिएट हुआ था उस समय। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। दिस इज नॉट अ जजमेंट बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एक्शन लिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। टेकिंग नोट ऑफ द अटैक्स ऑन लॉयर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 7-member कमेटी फॉर फ्रेमिंग द ड्राफ्ट Advocates Protection Act to ensure protection and safety to lawyers in carrying out their duties। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या देखा कि बहुत ही ज्यादा सिनेरियोज में, अलग अलग सिनेरियोज में क्या हो रहा था कि अटैक किया जा रहा था लॉयर्स पर, उनकी फैमिलीज पर, कि अगर लॉयर्स देखिए केस ना जीते तब उन पर अटैक हो रहा है, अगर आर्ग्यूमेंट में वो कुछ ऐसी बात कह दें उस पर उन पर अटैक हो रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7-member कमेटी बिठाई जो ड्राफ्ट करे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि लॉयर्स को भी सेफ्टी मिले। और यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि लॉयर्स का क्या काम है, लॉयर्स जब जनता को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर, देखिए क्या लिखा है, इट वॉज डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेटेड विद एंग्विश दैट इट इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग to see that while it is the advocates fraternity which provides justice to the citizen of the country, and for this reason they have to file and argue most of the cases against the dreaded anti-social elements and criminals, but the advocates are themselves left without even bare minimum adequate protection against such elements। कि जब वो कोर्ट में, देखिए कोर्ट में उनको इस तरह से भी आर्ग्यूमेंट करना पड़ जाता है कि वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी, इतना सब करने के बाद भी उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं और एक मिनिमम कोई एसओपीज नहीं क्रिएट किए गए कि इस तरह से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहां पर यही कहा गया, एज अ रिजल्ट ऑफ सच केसेस एडवोकेट्स आर ऑफन एट द रिसीविंग एंड टारगेट ऑफ सच क्रिमिनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। और इसी वजह से क्या होता है, जब वो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं, ये तो एडवोकेट की ड्यूटी है ना जस्टिस देना, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके जरिए भी उनको क्या हो जाता है, वो शिकार बन जाते हैं इन क्रिमिनल्स का और एंटी सोशल टारगेट्स का। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि अब उनके लिए एक प्रॉपर ड्राफ्ट होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, एक्ट होना चाहिए, जिससे एडवोकेट को भी प्रोटेक्शन मिले। ये यहाँ पर बार काउंसिल की कंटेंशन थी प्रॉपर एडवोकेट्स के लिए, राइट। तो दिस वाज द न्यूज़ जो उस समय आई थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये कमेटी बिठाई थी, 7 members कमेटी, राइट। सो दीज वर द जजमेंट्स। आज हमने जो जजमेंट्स पढ़ी हैं, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दो हमने कंसेप्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से बात की, एक माइनॉरिटी के बारे में तो हमने प्रॉपर गाइडलाइंस देखी, दो नहीं आज आपके 3-4 कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। एक माइनॉरिटी का आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, एक लिवल रिलेशनशिप वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, एंड जो फूड ग्रेन वाला कंसेप्ट था वो भी आपका क्लियर हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्यू मोटो केस में, हमने बात की थी कि प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाएगा टू माइग्रेंट वर्कर्स को।
ठीक है, तो आपके ये आज बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जजमेंट्स पे वर्क करते हैं। जजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमारे प्रॉपर टॉपिक्स भी हमारे कवर हो जाते हैं। जितना भी हमें क्वेश्चन होते हैं, देखिए जो भी करंट में आता रहता है, जो भी न्यूज़ में आता रहता है, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिल जाते हैं? जजमेंट्स में मिल जाते हैं। और जजमेंट में जब मिल रहे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स के जजमेंट में मिल रहे होते हैं, तो हमें विश्वास भी होता है कि ये प्रॉपर आंसर इस चीज़ का होगा। ठीक है, तो ये जजमेंट्स इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी की सारी जजमेंट्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ लेट अस नो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच।